हमारे साथ मौजूद हैं एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। सवाल ये है कि क्या विपक्ष की भूमिका में छात्र राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता ही क्यों सक्रिय हैं? आखिर और राजनीति दल पीछे क्यों? देखिए 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई केंद्र की, उस वक्त से बीजेपी ने परिभाषा बदल दी। पॉलिटिक्स की परिभाषा पूरी तरह से जो है वो बीजेपी ने बदल दी, और उसमें जो एक राजनीति में जो डिसेंट की बात होती है कि आपके जो अपोजिशन हैं, जो लोग भी आपके अपोजिशन में हैं, चाहे वो अपोजिशन में पार्टियां हों या जो लोग सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये नीति सरकार की ठीक नहीं है, उनके लिए एक स्पेस होता था और उस स्पेस में उनको बात कहने की आज़ादी होती थी, उनको अनुमति होती थी। लेकिन 2014 के बाद से इस स्पेस की जो है कमी महसूस होने लगी है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का शिकार किया गया। अब जैसे हर कोई जो भी सत्ता में रहा है उनकी तो गलतियां हैं ही हैं, चाहे वो सत्ता में कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी रही हो, बिहार में आरजेडी हो, या क्या नाम है बंगाल में आप लेफ्ट रही हो, हर जो सत्ता में होंगे उनसे ही गलतियां होंगी। तो उनकी गलतियों को इस कदर सामने लाना और उनके साथ एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके उनकी जबान को बंद करने की कोशिश करना, ये लगातार बीजेपी की सरकार ने 2014 से 19 तक भी काम किया, 19 के बाद से अभी तक भी ये काम जारी है। तो इस परिस्थिति में, इस परिवेश में, इस देश के छात्रों ने ये समझा कि ये अब वो वक्त आ चुका है जिस वक्त में हम अपोजिशन की भूमिका निभाएं। जैसा कि लोहिया और जेपी कहा करते थे कि जब तक जो है सड़कें सुनसान रहेंगी, सड़कें अगर वीरान हो जाएंगी, तो आप यूं समझिए कि संसद जो है आवारा हो जाएगी। अगर आपको संसद को आवारा होने से रोकना है, संसद को आपको सुचारू ढंग से आप चाहते हैं कि वो चलता रहे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक बेहतरीन जो है विपक्ष की भूमिका में लोग सामने आए। लेकिन ये लोग, ऐसे लोग अब सरकार में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम सरकार को आईना दिखाते हैं कि आप जो देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है, शायद उसमें कुछ कमी है, असली आईना ये है, आप इस आईना को देखो और इस आईना से इस देश को देखो, तभी ये देश चलेगा। ये देश को किसी भी बहुसंख्यकवाद से नहीं चल सकता, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स इस देश में नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, ये देश नेहरू का देश है, जितना उतना ही अशफाकुल्ला खां का देश है, उतना ही राम प्रसाद बिस्मिल का देश है, उतना ही खान अब्दुल गफ्फार खां का देश है। इस बात को समझने की जरूरत है। जब ये खुद जेपी आंदोलन के सिपाही रहे हैं, तो फिर आज छात्रों का हनन क्यों? आपने बहुत अहम सवाल किया, लेकिन मैं आपको बताऊं मुदस्सिर साहब के जितने भी तमाम आपको नेता इस देश में अभी नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक जो है वो आंदोलनों से रहा है। चाहे वो छात्र आंदोलन की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, वहां से निकल के लोग आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं सेवक हूँ राष्ट्र का। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री को सेवक ही होना चाहिए और सेवा भाव से ही काम करना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या इस देश को ऐसा सेवक चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अमीरों की सेवा करे, या इस देश को ऐसा सेवक चाहिए जो इस देश के गरीबों की सेवा करे? जब आपने किसानों की बात की, गरीबों की बात की, मजदूरों की बात की, तो सत्ता में जाने के बाद उस बात को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा सेवक चाहिए जो इस देश के किसान मजदूरों की सेवा करे। हमें एक ऐसा सेवक चाहिए जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी की सेवा करे, उसकी आवाज को सुने, जो छात्रों की आवाज को सुने, जो हमारे जवान हैं, जो सीमा पर लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को सुने। मशकूर, आप मुझे बताएं, जैसे 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उस जड़ का खेल खत्म कर दिया था जिसपे एक समाज को बांटने का काम किया जा रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हर वर्ग ने, पूरे देश ने इसको सम्मान दिया और माना। उसके बावजूद जो एनआरसी की सीमा सिर्फ आसाम तक थी, पूरे दुनिया में, पूरे देश में लागू करना, फिर एक सीए नाम का फिर एक एजेंडा छेड़ देना जिससे कि फिर समाज को बांटा जाए, पाकिस्तानी हिंदू और इंडियन माइनॉरिटी, जो इसमें मुस्लिम एक बड़ा वर्ग है। तो क्या कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो राजनीति का है वो मिजाज बना दिया जा रहा है कि हर चीज में धार्मिक एजेंडा घुसेड़ दो और अपनी राजनीति फिर 50 साल के लिए सेट कर दो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 9 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला आया, ठीक है, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी बातें कही
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम समीक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम पूरी तरह से आदर और सम्मान करते हैं। आप अर्ली 90s या लेट 80s की बात करें तो कुछ लोग रथ लेके निकलते हैं इस देश के अंदर, ठीक है, और पूरा एक अलग तरह की पॉलिटिक्स इस देश के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो शुरुआत करते हैं। और उसी का रिजल्ट आज आपने देखा 2014 के अंदर, उसी ध्रुवीकरण की राजनीति का रिजल्ट। और उसके बाद जो अभी आपने देखा 19 का चुनाव भी आपने देखा कि किस तरह से पोलराइज हुआ, किस तरह से चुनाव, किस तरह से जो है एक खास कम्युनिटी को रिलीजियस लाइन पे अलग कर दिया गया। और भले ही वो अपने स्पीच में इस बात को जरूर कहें कि हम सबका साथ, सबका विकास और की बात करते हैं और सबको न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन वो नजर तो नहीं आता ना। छात्रों को लगा कि ये तो हमारे संविधान पे कहीं ना कहीं से हमला है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस देश का छात्र उठ खड़ा हुआ, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो या जामिया मिलिया इस्लामिया का हो या जेएनयू का हो, चूंकि ये आंदोलन की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई। और उसके बाद ये आंदोलन जो है वो अलीगढ़ के जरिए जामिया और जामिया के जरिए जो है आपको शाहीन बाग और शाहीन बाग के जरिए देश के अलग अलग कोने कोने में गया। जहाँ पे शाहीन बाग बने, शाहीन बाग को रिप्लिकेट किया गया। मीरान को जेल में डालोगे उसके पीछे 100 मीरान खड़ा होगा। अगर आप एक शर्जील उस्मानी को अलीगढ़ की जेल में डालोगे तो उसके पीछे 100 आदमी अपने आप को जेल में देने के लिए तैयार होगा। अगर आप एक शिफाउर रहमान को करोगे तो 100 शिफाउर रहमान आएंगे। अगर आप एक सफूरा जरूर करोगे तो इस देश की तमाम महिलाएं खड़ी होकर इस बात का प्रतिरोध करेंगी कि ये लोग सच के सिपाही हैं और ये लोग सच बोलते हैं और ये लोग देश के संविधान के बचाने वाले लोग हैं। इसलिए हम इन जिदर भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। ये जब कोरोना के काल में जब सरकार को अच्छी सुविधाओं पर फोकस करना चाहिए, सरकार इन तमाम चीजों में लगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हौसले टूटने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आपने भी एक सवाल उठाया था कि देश की महिला जो खास वर्ग से आती हैं उनको बताया जाता है कि उनको दबा के रखा जाता है। ये बात 2016 में डिबेट हुई थी जब 3 तलाक पे इन्होंने बिल पास किया था। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब वो 1% से भी कम महिलाओं के लिए बिल पास करते हैं और जहाँ यहाँ पे लाखों महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए जब आती हैं, सरकार से बात करने की कोशिश करती हैं, तो इन्हें ये बताया जाता है कि मर्दों को बचाने के लिए खुद सड़क पे निकल गई हैं। तो ये क्या सरकार की या सरकार में बैठे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी ये क्या आइडियोलॉजी हो गई है कि किसी एक चीज को बदनाम कर दो फिर हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करा देंगे जब वो लोग पैनिक हो जाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी तरह का जो है प्रदर्शन, किसी भी तरह का एहतजाज नहीं होना चाहिए। और तमाम लोगों ने पूरे देश भर में 600 से ज्यादा शाहीन बाग चल रहे, तमाम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है इस प्रोटेस्ट को वापस लिया और अपने घरों को गए। एक हफ्ते बाद जो है आपने देखा कि किस तरह से मीरान हैदर की गिरफ्तारी हुई जामिया मिलिया इस्लामिया से। पहले उसको पूछताछ के नाम पर बुलाया गया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सफूरा जरगर, फिर आसिफ इकबाल तन्हा, उसके बाद शिफाउर रहमान और आपने देखा इसी बीच अलीगढ़ के आमिर मिंटोई, पूर्व कैबिनेट सदस्य फरहान जुबैरी सेडेशन जैसे गंभीर आरोप के अंदर, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर आरोप के अंदर और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं उसके ऊपर लगाकर जो है उसको 1 महीने से जेल में कर रखा है। यही काम सरकार और पुलिस ने आमिर मिंटोई के साथ किया। यही काम आपने देखा कि कल सरकार ने किस तरह से शर्जील उस्मानी को जो है वो गिरफ्तार किया यूपी के उनके मामा के घर से आजमगढ़ के अंदर। और पुलिस आती है सिविल ड्रेस में और ये कहती है कि कुछ पूछताछ करनी है, उनको लेके चली जाती है, उनका मोबाइल, लैपटॉप और सारा कुछ उनसे ले लिया जाता है और पुलिस की तरफ से 24 घंटे तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। क्या घरों में रहो। आज कोरोना के 7.5 लाख के आसपास केस हो चुके हैं, हजार लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी जो है सरकार लगातार छात्र एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर रही है। वाकई आपातकाल के अंदर है, क्योंकि जिन लोगों ने आपातकाल का दौर देखा वो आज ये बात कहते हैं कि आपातकाल के दौर में भी इस तरह की बंदिशें नहीं थी, इस तरह का मीडिया पे कंट्रोल नहीं था, इमरजेंसी के दौर में भी ऐसा नहीं था। जो हालात अब जो है मोदी सरकार ने कर दिए हैं या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दिए हैं। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे तमाम छात्र और हमारे तमाम एक्टिविस्टों की रिहाई होगी। तमाम केसेस को केसेस नहीं मानता, मैं इनको बैच ऑफ ऑनर मानता हूँ। जब सरकार हमारे ऊपर FIR करती है, पुलिस हमारे ऊपर FIR करती है, वो इसीलिए करती है कि हम इस देश के संविधान को बचाते हैं। तो मैं इसको बैच ऑफ ऑनर मानता हूँ। किसी भी तरह से डिमोरलाइज नहीं कर सकते। जब आप इनको गिरफ्तार करते हैं तो इनका मोरल डाउन नहीं होता, इनका मोरल हाई होता है कि हम इस देश के संविधान को बचाते हुए अशफाकुल्ला खां के
और शहीद भगत सिंह के विरासत को आगे लेके जा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के सामने आपको नमस्तक नहीं किया, उसी तरह से जो है आज हम इस सरकार के सामने भी अपने आप को नमस्तक नहीं करेंगे। इस तरीके से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या छात्र राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ताओं की, क्या इनकी अब कोई नई रणनीति बदलेगी और क्या इनको अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद है जो विपक्ष में है कहीं ना कहीं? मेरा ये मानना है कि जो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको खुद समझना चाहिए, क्योंकि जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो आपने देखा कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है इस आंदोलन के अंदर अपना समर्थन दिया और अपना समर्थन दर्ज करा कि किसी भी गलत नीति पर कोई सवाल ना उठा पाए या किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना करे, उनको डरा दिया जाए, उनको धमका दिया जाए, उनको उनके करियर को उनको बर्बाद कर दिया जाए। तो मेरा ये मानना है इस वक्त के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आकर प्रखर होकर, मुखर होकर जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए सरकार को कि वो इस देश के तमाम छात्रों के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस देश का छात्र जो है वो इस देश के साथ खड़ा है। हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है और जब जब बारिश का सीजन होता है, जब जब बारिश होती है तो वो जिले काफी नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की डिप्लोमेसी यहाँ पे भी कमजोर दिख रही है, जिसका खामियाजा गरीब गाँव वालों को भुगतना पड़ रहा है। अब 2014 के बाद से इस देश के अंदर सारे मंत्रालय खत्म हो गए। इस देश के अंदर एक ही मंत्रालय बचा, ठीक है, वो प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा। तो अब रक्षा मंत्री का काम इस देश में खत्म हो चुका है, विदेश मंत्री का काम खत्म हो चुका है। न रक्षा की कोई नीति है, न विदेश की कोई नीति है कि किस तरह से हम दूसरे देशों के साथ पेश आएंगे, किस तरह से हम चाइना के साथ पेश आएंगे। नेपाल की पूरी इकोनॉमी जो है उसका आधा हिस्सा, उनकी पूरी इकोनॉमी का आधा हिस्सा जिस देश से चल रहा हो, उस देश के सामने नेपाल जो है नया मैप प्रस्तुत कर दे, उस देश को नेपाल आंख दिखा दे। नेपाल जैसा देश, अब बताइए, जो हमारे ऊपर निर्भर हो, एक पॉलिसी पैरालिसिस है, पूरी पॉलिसी पैरालिसिस है। ये पूरी पॉलिसी फेलियर है, जिस फेलियर को हम लोगों को समझना पड़ेगा और इस फेलियर का हमें जवाब मांगना पड़ेगा सरकार को। और अभी बिहार में आपने देखा कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। अभी आज से लेके 12 तारीख तक 9, 10, 11, 12 4 दिन बहुत मौसम खराब रहने की शंका है और इसका अलर्ट भी जारी किया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार के तरफ से जो है नेपाल से कुछ बातचीत हुई है, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है कुछ दौरा भी किए हैं कि किस तरह से डैम वगैरह को सही किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, भारत सरकार ने किस लेवल पे इसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये काम राज्य की सरकारों का नहीं है, ये काम जो है वो केंद्र सरकारों का है। विदेश नीति पर काम करना, किस तरह से जो है हमारे रिलेशन चाइना के साथ बेहतर हो या नेपाल के साथ बेहतर हो, किस तरह से जो है नेपाल पानी का कंट्रोल जो है सही रखे, जिससे हमारे जो है इलाके ना डूबे, हमारे खेत, हमारे फसल ना बर्बाद हो, हमारे घर ना उतरे। यही सवाल, यही बात तो हम लोग सीए प्रोटेस्ट के दौरान, एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान कर रहे थे। जिस बिहार के अंदर, जिस सीमांचल के अंदर हर साल बाढ़ आ जाए, लोगों का घर नहीं बचता है, लोगों की जमीनें नहीं बचती, लोगों का खेत नहीं बचता, बच्चों के जान निकल जाती है, जान चली जाती है, वहां आप जो है कागज मांगने की बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए कि वो कौन सी पॉलिसी लाती है। कंप्लीट जो है बीजेपी सरकार की, जो है एनडीए सरकार की, एक पॉलिसी पैरालिसिस दिखती है, पॉलिसी फेलियर दिखता है, तक पहुंच रही है। तो कम से कम इस मुद्दे को जो है बिहार चुनाव को देखते ही वे आप इस मुद्दे को जरा सोचें, क्योंकि आप लोग चुनाव के अलावा तो कोई काम करते नहीं है। हर चीज में आपको जो है चुनाव नजर आता है, हर चीज में चुनाव नजर आता है। तो ठीक है, चुनाव को देखते ही वे कम से कम इस बार जो है बिहार को बाढ़ से बचा लीजिए। डॉक्टर मशकूर कि जिस तरह से छात्र राजनीति में अक्सर जो है छात्र युवा ही होते हैं, और जब छात्र हैं तो युवा ही हैं, तो इसमें एक सवाल की बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज भी युवा चेहरा बने पड़े हुए हैं, जिनकी उम्र खुद 40 के ऊपर है, जैसे राहुल गांधी कह लीजिए, तेजस्वी यादव कह लीजिए, या आपको तेज प्रताप कह लीजिए, अखिलेश यादव कह लीजिए, क्या छात्र राजनीति को इन राजनीतिक युवा चेहरा से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि आप लोग की गिरफ्तारी पे या आप लोग की कुर्बानी पे जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं गलत नीतियों के खिलाफ, ये आपके साथ कहीं खड़े होने की इनकी उम्मीद दिख रही है, या इनकी एक वक्त पे मजबूरी बन जाएगी चुनाव टाइम पे? देखिए, अभी तक तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे आपने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया, ऐसे नेता जिनसे जो है मतलब देश के
कुछ या प्रदेश कुछ उम्मीद रखता है। आपने अखिलेश जी का नाम लिया, तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का नाम लिया, राहुल जी का नाम लिया, तो आपने जिन लोगों का नाम लिया एक बड़े नेता है, ठीक है। इन लोगों की तरफ से खुल के तो कुछ ट्वीट या कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कहीं कहीं अपनी बातों को रखा है छात्र के हित में। और मैं ये मानता हूं कि इन तमाम नेता जो टॉप लीडरशिप है जिनका आपने नाम लिया है, इन लोगों को मुखर होकर प्रखर होकर छात्रों की बात को करनी चाहिए। क्योंकि जो आवाज है ये एक ग्रीस की तरह है, या हार्ट के अंदर जो वल्व होता है, मैं डॉक्टर हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि हार्ट के अंदर जो वल्व होता है वो वल्व जो है आपको ब्लड के फ्लो को मेंटेन किया रहता है। तो इसी तरह से डिसेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर डेमोक्रेसी बनाने की तरफ जो है आपको अग्रसर करता है। डेमोक्रेसी के अंदर ये जितना इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग किस फैसले के साथ और खिलाफ हैं, वहीं ये बात भी जरूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप अल्पसंख्यक लोगों की बात को सुने, माइनॉरिटी की बात सुननी पड़ेगी, तब जाके आप एक बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकते हैं। और इन तमाम लोगों को बोलना चाहिए, इन तमाम टॉप लीडरशिप को खुल के बोलना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि लेट हुआ है लेकिन ये लोग जरूर बोलेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आपके कोई 30 सेकंड में अपील हो युवाओं से या इस देश के लोगों से, जो आप इस माध्यम से बताना चाहें कि ऐसे हालात में इंसान को अपने जो सोशल लाइफ है इसको किस तरह से एडजस्ट करके चलना चाहिए ताकि माहौल जो है पीस का बना रहे। देखिए, मेरा यही मैसेज है आपके माध्यम से कि हम लोग जिस दौर में अभी गुजर रहे हैं, ये कोरोना का दौर है। ये कोरोना के काल के अंदर जिस तरह से तमाम लोगों ने एक दूसरों की मदद की, इस मदद को जारी रखिए। इस मुल्क के तरक्की के लिए काम कीजिए। धर्म के नाम पर लड़ने से, हिंदू मुसलमान करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से कुछ नहीं होना।